अंधेरे और सन्नाटे की इस दुनिया में, जहां हर साया एक राज छुपाए बैठा है, जहां हर रास्ता किसी अनजाने डर की तरफ ले जाता है, स्वागत है आपका। डार्क भयानक टेल्स में यहां सुनाई जाती हैं वो कहानियां जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अंधेरा आपके सपनों तक पीछा करेगा। ऐस तो तैयार हो जाइए डर और रहस्य की इस सफर पर निकलने के लिए। सड़क का भूत, रात का सन्नाटा हमेशा से कुछ अलग होता है। दिन की भाग दौड़, चहल पहल और आवाजें जब थम जाती हैं, तब जो खामोशी सड़कों पर उतरती है वह दिल को सिहरन से भर देती है। शहर से बाहर जाती वह पुरानी सड़क, जहां स्ट्रीट लाइटें भी अधूरी पड़ी थीं और घने पेड़ अपनी परछाई डाले खड़े थे, वहां से गुजरना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अरविंद शर्मा, उम्र लगभग 30 के आसपास, अपने ऑफिस का काम खत्म कर देर रात घर लौट रहा था। उसकी बाइक की हेडलाइट उस वीरान सड़क पर अकेली चमक रही थी। हवा ठंडी थी और पेड़ों के पत्ते खड़कते हुए जैसे फुसफुसा रहे थे। वह सड़क पर हमेशा जल्दी निकलने की कोशिश करता, लेकिन उस दिन काम इतना ज्यादा था कि देर हो ही गई। घड़ी ने 12 बजा दिए थे। चली जाओ जल्दी, वरना बीवी फिर डांटेगी, उसने मन ही मन सोचा और स्पीड बढ़ा दी। सड़क सुनसान थी, मगर जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। सफेद सलवार कुर्ता, लंबे खुले बाल और पैरों में चप्पल तक नहीं। वह सड़क किनारे खड़ी थी और जैसे किसी से लिफ्ट मांग रही हो। अरविंद के हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। उसने बाइक धीमी की। इतनी रात में यहां कौन है यह? उसके मन में सवाल उठे। वह औरत सड़क के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। भाई साहब, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? यहां से अकेले जाना मेरे लिए मुश्किल है, औरत ने धीमी मगर साफ आवाज में कहा। अरविंद झिझका। उसके दिमाग में कहानियां घूमने लगीं। रात में खड़ी औरत, सुनसान सड़क, लिफ्ट मांगना। कहीं ये वही किस्सा तो नहीं जो लोग बताते हैं? लेकिन औरत का चेहरा इतना मासूम और बेबस लग रहा था कि वह ना नहीं कर पाया। ठीक है, बैठ जाइए, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। औरत पीछे बैठ गई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। अरविंद ने बाइक चलाना शुरू किया, लेकिन उसके भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। आप कहां तक जाएंगी? अरविंद ने पूछा। औरत ने धीमे से जवाब दिया, बस थोड़ा आगे, उस मोड़ तक। उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। उसका स्वर इतना ठंडा था कि अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। वह सोच रहा था, इतनी रात में घर कहां होगा? औरत अकेली, कोई गलत बात तो नहीं? जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ रही थी, अरविंद को महसूस हुआ कि औरत की देह से ठंडी हवा निकल रही है। वह सोचने लगा, यह मुझे भ्रम हो रहा है शायद। रात ठंडी है, इसलिए ऐसा लग रहा है। मोड़ करीब आ गया। अचानक बाइक अपने आप भारी लगने लगी, जैसे पीछे कोई बहुत वजनदार चीज बैठी हो। अरविंद ने कंधे के ऊपर से पीछे झांक कर देखा। पीछे कोई नहीं था। वह दंग रह गया। बाइक पर बैठी वह औरत गायब थी। उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे, बाइक हिलने लगी। उसने जैसे तैसे कंट्रोल किया और सड़क किनारे रोक दी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। अभी तो बैठी थी, अचानक कहां चली गई? उसने हेडलाइट घुमाकर पीछे देखा। सड़क खाली थी, सिर्फ काले पेड़ और उनका साया। एकाएक कानों में धीमी सी हंसी गूंजी, जैसे कोई औरत पास खड़ी होकर हंस रही हो। अरविंद, उसका नाम लेकर आवाज आई। उसके रोंगटे और भी खड़े हो गए। उसने तुरंत एक्सीलेटर घुमाया और बाइक पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। अगले दिन सुबह होते ही अरविंद को लग रहा था कि उसने जो कुछ देखा वह सपना था। मगर बाइक की बैक सीट पर गीली मिट्टी और कुछ पत्ते पड़े थे, जो साफ बता रहे थे कि पिछली रात कोई वहां बैठा था। उसने अपनी पत्नी सीमा को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। उस रात फिर से ऑफिस से देर हो गई। उसने कसम खाई थी कि अब वह उस सड़क से नहीं जाएगा, मगर समय बचाने के लिए वही रास्ता सबसे आसान था। आज जल्दी निकलूंगा, उसने सोचा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर से रात का सन्नाटा, वही वीरानी, वही सड़क, और उस मोड़ पर वही औरत। इस बार वह पहले से भी ज्यादा पास खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे अरविंद की आंखों में देख रही थीं। अरविंद ने इस बार ब्रेक नहीं लगाया। उसने बाइक तेज कर दी।
लेकिन जैसे ही बाइक उसके पास से गुजरी, उसे लगा मानो कोई पीछे कूद कर बैठ गया हो। बाइक फिर से भारी हो गई और फिर वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा, औरत की धीमी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। अरविंद, तू मुझे छोड़कर क्यों भाग रहा है? अरविंद ने बाइक दौड़ा दी थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। पीछे से आती वह हंसी कानों में गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। बस इतना महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे बैठा है। आखिरकार वह शहर की रोशनी में पहुंचा। जैसे ही चौक पर ट्रैफिक दिखा, बाइक अचानक हल्की हो गई। पीछे का बोझ गायब हो गया। उसने सांस ली, जैसे मौत से बच निकला हो। मगर सवाल अब भी वही था, कौन है वह औरत और क्यों मेरा पीछा कर रही है? घर पर सीमा ने दरवाजा खोला। अरविंद के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों लग रहे हो? सीमा ने पूछा। कुछ नहीं, बस नींद आ रही है। अरविंद ने टालने की कोशिश की, लेकिन रात भर वह सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता तो वही सफेद कपड़े वाली औरत सामने खड़ी हो जाती। दफ्तर में बातचीत। अगले दिन उसने ऑफिस में अपने दोस्त संजय से बात की। यार, मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूं, अरविंद ने धीरे से कहा। क्यों? क्या हुआ? कल रात और उससे पहले वाली रात मैंने एक औरत को देखा। वही जगह, वही वक्त। पहली बार उसने मुझसे लिफ्ट मांगी, दूसरी बार बिना पूछे पीछे बैठ गई और फिर गायब हो गई। संजय पहले तो हंस पड़ा। अबे, तूने ज्यादा काम कर लिया है, थकान में भ्रम हो रहा होगा। नहीं, यह भ्रम नहीं था। बाइक पर मिट्टी और पत्ते पड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है अगर कोई बैठा ही ना हो? संजय अब थोड़ा गंभीर हो गया। सुन, उस सड़क के बारे में सुना है मैंने। कहते हैं कई साल पहले वहां एक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत कार से गिर गई थी। लोग कहते हैं उसकी मौत हो गई, लेकिन लाश कभी मिली नहीं। तभी से कभी कभी वह सड़क पर दिखती है। जो लोग उसे लिफ्ट देते हैं वे पागल हो जाते हैं या हादसे का शिकार हो जाते हैं। अरविंद के हाथ कांप गए। तू मजाक तो नहीं कर रहा? काश करता, लेकिन यह कहानी मैंने बहुतों से सुनी है। सीमा की चिंता। शाम को घर पहुंचा तो सीमा ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? आजकल बहुत बेचैन लग रहे हो। अरविंद ने सिर झुका लिया। वह अपनी पत्नी को डराना नहीं चाहता था। हाँ, ठीक हूं, बस काम ज्यादा है। लेकिन उसके मन में अब सिर्फ वही औरत थी। तीसरी रात उसने तय किया कि अब वह उस सड़क से नहीं जाएगा। मगर उस दिन ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि और कोई रास्ता लेना मुश्किल था। चलो, आखिरी बार, उसने मन में कहा। रात के 11 बज चुके थे। सड़क फिर वही वीरान, और जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, औरत फिर सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। होंठ नीले पड़ चुके थे। अरविंद ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और बाइक मोड़ दी। लेकिन पीछे से वही आवाज आई, अरविंद, तू मुझे क्यों छोड़कर भाग रहा है? बाइक का कंट्रोल छूट गया और वह गिर पड़ा। हेलमेट ने जान बचा ली, लेकिन घुटने छिल गए। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा। औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। मुझे छोड़कर मत जा, अरविंद चिल्लाया और दौड़ते हुए बाइक उठाकर जैसे तैसे शहर की ओर भागा। गांव की बुजुर्ग औरत। अगले दिन उसने तय किया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। वह पास के गांव पहुंचा। वहां चाय की दुकान पर बूढ़े लोग बैठे थे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, भाई साहब, उस सड़क पर जो औरत दिखती है उसके बारे में आप जानते हैं? एक बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। तू भी देख आया? अरविंद सन्न रह गया। बुजुर्ग ने बताया, उसका नाम सविता था। नई नई शादी हुई थी। पति के साथ शहर से गांव लौट रही थी। कार मोड़ पर पलटी और सविता गिर पड़ी। लोग कहते हैं वह मर गई, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। तब से रात में वह वहीं खड़ी रहती है, लिफ्ट मांगती है। जो भी उसे उठाता है उसे चैन नहीं मिलता। अरविंद की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। घर में हलचल। उस रात अरविंद के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलना बंद होना, शीशा टूट जाना, औरत की परछाई दिखना। सीमा डर गई। अरविंद, ये सब क्या हो रहा है? अरविंद ने अब सच बताना जरूरी समझा। उसने पूरी कहानी कह दी। सीमा सुनते ही सहम गई। हमें किसी पंडित को बुलाना होगा। यह आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी।
मंदिर का रास्ता अगले दिन दोनों पास के मंदिर पहुंचे। पुजारी ने उनकी बात सुनी। यह आत्मा अपूर्ण इच्छा से बंधी हुई है। इसे मुक्ति तभी मिलेगी जब इसका अधूरा काम पूरा हो। लेकिन वह चाहती क्या है? अरविंद ने घबराकर पूछा। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, वह तुझसे बार बार कह रही है, मुझे छोड़कर मत जा। शायद वह अपनी आखिरी यात्रा पूरी करना चाहती है। तू ही उसका वाहन बन गया है। अरविंद को जैसे बिजली का झटका लगा। मतलब मुझे उसे फिर से उस सड़क पर ले जाना होगा? पुजारी ने सिर हिलाया। हां, पर ध्यान रखना, अगर तू डर गया तो यह आत्मा तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। अगली रात का इंतजार अरविंद ने तय कर लिया था। वह अब भागेगा नहीं। रात हुई, उसने बाइक निकाली और उसी सड़क पर पहुंचा। दिल कांप रहा था, मगर उसने खुद को मजबूत किया। औरत फिर वहीं खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर उदासी ज्यादा थी, डरावना गुस्सा नहीं। अरविंद रुका और बोला, आओ बैठ जाओ। औरत धीरे धीरे पीछे बैठ गई। उसकी ठंडी हवा ने अरविंद को फिर से झकझोर दिया। कहां जाना है? अरविंद ने कांपती आवाज में पूछा। मोड़ से आगे, उस पुल तक। अरविंद ने बाइक बढ़ा दी। बाइक अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी। हेडलाइट की रोशनी में सामने काली परछाइयां हिलती डुलती नजर आ रही थीं। पेड़ हवा में झूम रहे थे और उनकी शाखें ऐसे लग रही थीं जैसे किसी काले हाथ ने सड़क को पकड़ रखा हो। पीछे बैठी सविता, हां, अब अरविंद जानता था कि वही है। उसकी ठंडी सांसें अरविंद की गर्दन से टकरा रही थीं। अरविंद ने साहस करके पूछा, तुम्हें कहां पहुंचना है? औरत की आवाज आई, बस आगे, उस पुल तक, वहीं मुझे छोड़ देना। उसकी आवाज में एक अजीब थरथराहट थी, मानो वह सदियों से यह यात्रा पूरी करने का इंतजार कर रही हो। पुल का सन्नाटा पुल पर पहुंचते ही अरविंद ने बाइक रोकी। नदी नीचे गहरी और अंधेरी थी। पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। औरत धीरे धीरे उतरी। उसकी चाल इतनी हल्की थी कि जमीन पर पैर रखने की आवाज भी नहीं आई। यहीं मैं गिरी थी, उसने ठंडी आवाज में कहा। अरविंद कांप गया। मैं अपने पति के साथ थी। कार पलटी। उसने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। वह भाग गया, मुझे अकेला छोड़कर। उसकी आंखों से खून जैसे बहने लगा। तब से मैं हर रात किसी का इंतजार करती हूं कि कोई मुझे यहां तक पहुंचा दे, पर कोई नहीं रुकता। सब भाग जाते हैं, पर तू रुका। अरविंद के गले से आवाज नहीं निकली। औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। तूने मेरी आखिरी यात्रा पूरी कर दी। अब मैं शांति से जा सकती हूं। इतना कहकर उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। ठंडी हवा का झोंका आया और वह गायब हो गई। असली मोड़ अरविंद ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल नदी के पानी से वही आवाज गूंजी, अरविंद, मैं गई नहीं हूं, मैं तो तेरे साथ हूं। अरविंद के पैर सुन्न पड़ गए। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और शहर की ओर भागा। शहर में बेचैनी अब हालत यह हो गई थी कि अरविंद दिन में भी डरने लगा। ऑफिस में बैठा बैठा उसे किसी औरत की परछाई दिखने लगती। घर में शीशे पर उसकी झलक। सीमा भी अब डरने लगी थी। एक रात उसने साफ देखा, अरविंद के पास बिस्तर पर कोई और बैठा है, लंबे बालों वाली परछाई। वह चीख पड़ी। अरविंद ने उसे शांत कराया, लेकिन अब सच छुपा नहीं सकता था। सीमा, वह मुझे छोड़ नहीं रही। मैंने सोचा था मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन शायद उसकी कोई और अधूरी चाहत है। सीमा ने रोते हुए कहा, हमें यहां से कहीं दूर जाना होगा। गांव के पंडित की चेतावनी, दोनों फिर से उस पंडित के पास गए। पंडित ने माथे पर हाथ रखकर कहा, तुमने उसे अधूरी जगह तक पहुंचाया, लेकिन उसकी आत्मा का श्राप अभी भी जिंदा है। उसने मौत को धोखा खाया था। उसका पति उसे छोड़कर भाग गया था, इसलिए वह किसी पर विश्वास नहीं कर पा रही। वह अब तुझसे बंध गई है। जब तक उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी, वह तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरविंद घबरा गया। आखिरी इच्छा, वह क्या है? पंडित ने कहा, शायद उसके पति से बदला, या शायद न्याय। जब तक सच सामने नहीं आएगा, उसकी आत्मा चैन नहीं पाएगी। सविता का पति अरविंद ने तलाश शुरू की। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि हादसे के बाद सविता का पति कहीं और चला गया था। उसका नाम राघव था। अरविंद ने हिम्मत करके राघव को खोज निकाला। वह पास के शहर में रह रहा था, बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीते हुए।
अरविंद उससे मिलने गया। क्या आप सविता को जानते हैं? राघव का चेहरा पीला पड़ गया। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उसकी आत्मा अब भी जिंदा है, वह आज भी उसी सड़क पर खड़ी है। राघव कांप गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, वह तो मर गई थी। अरविंद ने गुस्से में कहा, तुमने उसे छोड़ दिया था, तुम भाग गए और उसकी आत्मा को अकेला छोड़ दिया। राघव रोने लगा। हां, मैं डर गया था। कार पलटी तो वह खून से लथपथ थी। मैंने सोचा वह मर चुकी है, मैं बचने के लिए भाग गया, लेकिन शायद वह जिंदा थी। अरविंद का दिल बैठ गया। यही कारण था कि उसकी आत्मा चैन नहीं पा रही थी। आत्मा का प्रकट होना जैसे ही वे दोनों उस सड़क पर पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। सफेद कपड़े वाली सविता बीच सड़क पर खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे राघव पर थीं। तू मुझे छोड़कर भागा था। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। सविता चीख पड़ी, तूने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, अब तू भी वही दर्द महसूस करेगा। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। अरविंद ने डरते हुए आंखें बंद कर लीं। जब उसने फिर आंखें खोलीं तो देखा राघव की चीखें गूंज रही थीं और उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। सविता की आत्मा उसके साथ धुंध में विलीन हो रही थी। नया मोड़ अरविंद को लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वह बाइक स्टार्ट करने लगा, पीछे से धीमी हंसी आई। अरविंद, अब तू ही मेरा सहारा है। वह हक्का बक्का रह गया। मतलब बदला लेने के बाद भी आत्मा चैन से नहीं गई। अब वह उसके साथ बंध चुकी थी। अरविंद का डर बढ़ता है। रात भर अरविंद को नींद नहीं आई। जिस आवाज ने उसके कानों में फुसफुसाकर कहा था, अब तू ही मेरा सहारा है, वही शब्द बार बार गूंज रहे थे। वह उठकर खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा पसरा था। दूर बिजली के खंभे पर टिमटिमाती एक लाइट जल बुझ रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां चटकने लगीं। अचानक खिड़की के शीशे पर धुंध जमा हुई और उसमें धीरे धीरे एक चेहरा बनने लगा। वही औरत, सविता। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ नीले। उसने धीरे से कहा, अरविंद, तू अब मुझसे नहीं बच सकता। अरविंद चीख पड़ा। सीमा जाग गई। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। अरविंद ने झूठ बोलने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस बुरा सपना। लेकिन सीमा समझ गई थी कि मामला अब सामान्य नहीं है। घर में परछाइयां, धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सीमा जब आईने में देखती, उसके पीछे किसी और औरत की परछाई दिखती। सबसे डरावना वाकया तब हुआ जब उनका 5 साल का बेटा आयुष अचानक कमरे के कोने में खेलने लगा और बोला, मां, ये आंटी मुझे कहानियां सुना रही हैं। सीमा का दिल धक से रह गया। उसने देखा कोने में कोई नहीं था। पंडित की चेतावनी। अरविंद फिर से मंदिर पहुंचा। पंडित ने माथा पकड़ ले लिया। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। वह आत्मा अब तुमसे बंध गई है। उसने तुम्हें अपना सहारा बना लिया है। जब तक तुम उसके लिए कोई स्थायी उपाय नहीं करोगे, वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन उपाय क्या है? अरविंद ने कांपते हुए पूछा। पंडित ने गहरी आवाज में कहा, उसे मुक्ति दिलानी होगी। उसकी अधूरी आत्मा को शांति देनी होगी। यह तभी संभव है जब उसकी मौत की असलियत सामने लाई जाए और उसकी आत्मा के लिए विशेष हवन किया जाए। अरविंद ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से जानता था कि यह आसान नहीं होगा। आत्मा का कब्जा। उसी रात अरविंद के साथ कुछ अजीब हुआ। वह सो रहा था कि अचानक महसूस हुआ कोई उसके शरीर पर बैठा है। उसकी सांस रुकने लगी। उसने आंख खोली तो देखा सविता उसके सीने पर बैठी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे कह रही थी, अरविंद, तू अब मेरा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरविंद ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं निकली। कुछ पल बाद वह गायब हो गई। अरविंद पसीने से भीगा हुआ उठ बैठा। सीमा का संदेह। सीमा ने अब सवाल करना शुरू कर दिया था। अरविंद, सच सच बताओ, यह सब कौन है? क्यों हमें परेशान कर रहा है? अरविंद चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बच्चा भी डरने लगा है, तो उसने सब बता दिया। सड़क, औरत, हादसा, आत्मा। सीमा सुनकर स्तब्ध रह गई। मतलब वह औरत हमारे घर में भी आ रही है? हां,
और मुझे डर है कि वह तुझे और आयुष को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सीमा ने ठान लिया कि अब वे भागकर भी इस आत्मा से नहीं बच सकते। जांच पड़ताल अरविंद ने तय किया कि वह सविता की जिंदगी के बारे में और जानेगा। उसने गांव में लोगों से पूछताछ की। कुछ ने बताया कि सविता और राघव की शादी बहुत जल्दी हुई थी, लेकिन उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। कहा जाता है कि राघव किसी और औरत से भी मिल रहा था। अरविंद को शक हुआ कि शायद हादसा कोई साधारण दुर्घटना नहीं था। शायद राघव ने जानबूझकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। सविता का घर, अरविंद उस पुराने खंडहर जैसे घर में पहुंचा जहां कभी सविता रहती थी। घर सुनसान था, दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थीं। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, सविता की शादी की तस्वीरें, परिवार की झलक। अचानक एक कमरे में उसे एक डायरी मिली। डायरी में सविता ने लिखा था, राघव मुझे प्यार नहीं करता, वह किसी और के साथ है। मैं डरती हूं कि वह मुझे खत्म कर देगा। अगर कभी मेरे साथ कुछ हो तो यह समझ लेना कि यह हादसा नहीं बल्कि धोखा है। अरविंद का दिल दहल गया। आत्मा का क्रोध जैसे ही उसने डायरी हाथ में ली, अचानक कमरे में दरवाजे जोर से बंद हो गए। खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। औरत की चीख गूंजी, सच को मत छेड़ो, अगर छेड़ा तो तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। अरविंद ने हिम्मत करके कहा, अगर तू सच चाहती है तो मैं तेरा सच सबको बताऊंगा, लेकिन तू मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दे। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वही ठंडी हंसी गूंजी। देखते हैं तुझ में कितनी हिम्मत है। घर वापसी अरविंद डायरी लेकर लौटा। सीमा ने देखा तो चौंक गई। क्या यह वही की है? हां, इसमें उसका दर्द लिखा है। अगर हम यह सब लोगों के सामने रख दें तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिले, सीमा ने कहा। लेकिन अगर वह नहीं चाहती तो? अरविंद चुप हो गया। उसे पता था कि यह आसान नहीं है। अंतिम संकेत रात को अरविंद ने सपना देखा। उसमें सविता उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, अगर तुझे सच में मुझे मुक्त करना है तो उस पुल पर आ, वहीं सब खत्म होगा। अरविंद पसीने में तरबतर उठ बैठा। मतलब अब आखिरी टकराव वहीं होना था। पुल की पुकार। अरविंद रात भर सो नहीं सका। सपना बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। सविता की आवाज, अगर तुझे सच में मुझे मुक्त करना है तो उस पुल पर आ। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, अब डरने से कुछ नहीं होगा। चाहे जो हो, उसे इस आत्मा का सामना करना ही पड़ेगा। सीमा ने रोकने की कोशिश की। अरविंद, पागल हो गए हो, अकेले मत जाना। वह औरत अब सिर्फ आत्मा नहीं रही, वह शाप है। अरविंद ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सीमा, अगर मैंने अब भी हिम्मत नहीं दिखाई तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। आयुष भी खतरे में है, यह लड़ाई मुझे ही लड़नी होगी। रात का इंतजार। दिन भर अरविंद बेचैन रहा। वह डायरी अपने साथ रखे रहा, मानो यही उसकी ढाल हो। जैसे ही रात गहरी हुई, वह बाइक लेकर उसी सुनसान सड़क की ओर चल पड़ा। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। सड़क पर घना कोहरा छा गया था। जैसे जैसे वह पुल के पास पहुंचा, उसकी रफ्तार धीमी हो गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आत्मा का आगमन। पुल पर पहुंचते ही ठंडी हवा का भयानक झोंका आया। हेडलाइट एकदम बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और अचानक वही औरत सामने खड़ी थी। सफेद कपड़े खून से लाल हो चुके थे। उसके पैरों से कीचड़ टपक रहा था, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी। आ गया तू, उसकी आवाज गूंजी। मुझे लगा तू भी भाग जाएगा, लेकिन तू आया, अच्छा है। अरविंद ने कांपते हुए डायरी आगे बढ़ाई। ये तुम्हारी डायरी है। इसमें तुम्हारा दर्द लिखा है, तुम्हारी सच्चाई। मैं इसे सबके सामने लाऊंगा ताकि सब जाने कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ था। सविता ने ठंडी हंसी हंसी। सच? लोग मरने वालों का सच नहीं सुनते। मैंने चीख चीख कर कहा था कि मुझे बचा लो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। राघव भाग गया, मुझे तड़पते छोड़ गया। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अरविंद, तू मुझसे वादा कर कि तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आत्मा का कब्जा। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर अरविंद की गर्दन पकड़ ली। ठंडी बर्फ जैसी पकड़ से उसका दम घुटने लगा। अरविंद चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज नहीं निकली। डायरी उसके हाथ से गिर गई। हवा में गूंजती आवाज आई, तू अब मेरा है, हमेशा के लिए।
अरविंद को लगा कि उसकी आत्मा शरीर से निकल रही है। अंतिम संघर्ष उसी समय जमीन पर गिरी डायरी अपने आप खुल गई। हवा के झोंके से उसके पन्ने पलटे और एक पन्ने पर जलती हुई रोशनी उभर आई। उस पन्ने पर सविता की लिखावट थी, अगर मुझे कभी न्याय मिले तो मैं शांति से चली जाऊंगी। वह शब्द ऐसे चमकने लगे जैसे आग की लपटें हों। सविता की आत्मा अचानक पीछे हट गई। उसका चेहरा दर्द से भर गया। नहीं, यह सच नहीं। अरविंद ने पूरी ताकत से चिल्लाया, सविता, तू न्याय चाहती थी ना? तेरी डायरी गवाही है। मैं कसम खाता हूं तेरी सच्चाई सबके सामने आएगी। अब तू मुझे छोड़ दे। आत्मा का विलाप सविता की चीख से पूरा पुल हिल गया। नदी का पानी उफान मारने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, खौफनाक से शांत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या सच में मेरी बात दुनिया सुनेगी? उसने कांपते स्वर में पूछा। अरविंद ने सिर हिलाया। हां, मैं वादा करता हूं। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर सविता की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर तूने वादा तोड़ा तो मैं वापस आऊंगी। और वह गायब हो गई। अगली सुबह अरविंद थका हारा घर लौटा। सीमा ने उसे देखकर राहत की सांस ली। क्या हुआ? अरविंद ने सारी घटना बताई। सीमा रो पड़ी, लेकिन उसे भी यकीन हो गया कि अब शायद वह आत्मा उन्हें छोड़ देगी। नया बोझ, लेकिन अब अरविंद के कंधों पर नया बोझ था। उसने वादा किया था कि वह सविता की सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसने डायरी लेकर पुलिस के पास जाने का निश्चय किया। लेकिन सवाल अब भी बाकी था। क्या समाज इतने साल पुराने सच को मानेगा? क्या सचमुच आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, या वह अब भी कहीं परछाइयों में उसका इंतजार कर रही है? पुलिस थाने का दरवाजा अगली सुबह अरविंद ने डायरी हाथ में ली और सीधा पुलिस थाने पहुंचा। थानेदार ने उसे घूरकर पूछा, कहो भाई, इतनी सुबह क्यों आए हो? अरविंद ने कांपते हुए डायरी आगे बढ़ाई। ये डायरी है एक औरत की। नाम है सविता। उसकी मौत सालों पहले इसी इलाके में हुई थी। लेकिन यह हादसा नहीं था, यह धोखा था। उसका पति राघव उसे मरने के लिए छोड़ गया था। थानेदार ने हंसते हुए कहा, इतने पुराने केस को अब कौन खोलेगा? और यह आत्मा भूत की कहानियां हमें मत सुनाओ। अरविंद ने गुस्से से कहा, मैं भूत की बात नहीं कर रहा, मैं न्याय की बात कर रहा हूं। इस डायरी में साफ लिखा है कि उसे धोखा दिया गया। अगर आप चाहें तो जांच कर सकते हैं। थानेदार ने डायरी के पन्ने पलटे। कुछ देर तक पढ़ता रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता उतर आई। बात तो सच लगती है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। इतने साल बाद हम बिना गवाही के कुछ नहीं कर सकते। समाज का विरोध। अरविंद ने गांव वालों को भी सच बताने की कोशिश की, लेकिन वहां भी विरोध मिला। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मरने वालों को चैन से सोने दे। अगर तूने पुराना जख्म कुरेदा तो पूरा गांव परेशान होगा। वह औरत भूत बनकर सबको सताएगी। दूसरे ने कहा, हमने तो देखा है, जो भी उसके मामले में पड़ा उसका बुरा हुआ। तू अपनी बीवी बच्चे की फिक्र कर, ये सब छोड़ दे। अरविंद ने दांत भींचते हुए कहा, अगर डर की वजह से हम सच दबाएंगे तो कभी न्याय नहीं मिलेगा। मैंने उससे वादा किया है और मैं वादा तोड़ूंगा नहीं। आत्मा की वापसी उसी रात जब अरविंद घर लौटा तो अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में पूरे घर में ठंडी हवा भर गई। आयुष चीख पड़ा, पापा, आंटी फिर आई हैं। सीमा ने बेटे को सीने से लगा लिया। अरविंद ने हिम्मत करके कहा, सविता, मैंने वादा किया था कि मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, पर लोग मानने को तैयार नहीं। अगर तू चाहती है कि तुझे शांति मिले तो मुझे और सबूत दे। अचानक कमरे में वही परछाई उभरी। चेहरा गुस्से से लाल, आवाज गूंजी, तुझे सबूत चाहिए? आ, मैं तुझे दिखाती हूं। पुल पर वापसी अरविंद को फिर से खींचकर वही सड़क, वही पुल पर ले जाया गया। बाइक अपने आप चल पड़ी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने कंट्रोल ले लिया हो। पुल पर पहुंचते ही धुंध छा गई। औरत की परछाई पानी के ऊपर तैरती दिखी। यही मेरी आखिरी चीखें गूंजी थीं। राघव मुझे छोड़कर भाग गया था, पर एक और आदमी भी था जिसने सच देखा था। अरविंद चौंक गया। कौन? ड्राइवर जिसने हमारी कार चलाई थी। हादसे में वह बच गया था, लेकिन डर के मारे उसने सब कुछ छुपा लिया।
अरविंद को अब नया सुराग मिल गया। ड्राइवर की तलाश अरविंद ने खोजबीन शुरू की और पता चला कि हादसे के वक्त कार चलाने वाला ड्राइवर अब एक बूढ़ा आदमी है, पास के कस्बे में रहता है। वह वहां पहुंचा और बूढ़े को ढूंढ निकाला। काका, क्या आप उस रात को याद करते हैं जब कार पलटी थी और सविता गिरी थी? बूढ़ा कांप गया। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अरविंद ने गुस्से में डायरी सामने रख दी। झूठ मत बोलो, उसने खुद लिखा है कि यह हादसा नहीं था और तूने सब देखा था। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने देखा था। राघव ने उसे धक्का दिया था। कार पलटी नहीं थी। उसने जानबूझकर सविता को गिरा दिया। मैं डर गया था, अगर सच बताता तो वह मुझे भी मार देता, इसलिए मैंने चुप्पी साध ली। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब यह हत्या थी? बूढ़ा सिर झुकाकर बोला। हाँ बेटा, यह हत्या थी। अंतिम प्रमाण अब अरविंद के पास सबूत था, डायरी और चश्मदीद गवाह। वह सीधे पुलिस थाने पहुंचा। थानेदार ने जब यह गवाही सुनी तो मजबूर होकर केस फिर से खोलना पड़ा। ठीक है, अब हम राघव को पकड़ेंगे। अगर यह हत्या साबित हुई तो उसे सजा मिलेगी। आत्मा की प्रतिक्रिया। उस रात अरविंद ने सपना देखा। सविता उसके सामने खड़ी थी, इस बार शांत चेहरे के साथ। अरविंद, तूने मेरा सच सबके सामने लाने का वादा निभाया। अब मैं थोड़ी हल्की महसूस कर रही हूं, लेकिन जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी मेरी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होगी। अरविंद ने सिर हिलाया। सविता, अब न्याय होगा। तुझे जो चाहिए था वह पूरा होगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। राघव की गिरफ्तारी, अरविंद की गवाही और बूढ़े ड्राइवर के बयान के बाद पुलिस हरकत में आई। राघव को उसके शहर वाले घर से गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार फैलते ही गांव में सनसनी मच गई। लोग कानाफूसी करने लगे। देखा, इतने सालों से हम जिसे हादसा मानते थे वह दरअसल हत्या थी। सच में सविता की आत्मा इसी वजह से चैन नहीं पा रही थी। राघव को हथकड़ी पहनाकर जब पुलिस ले जा रही थी, उसने अरविंद की तरफ घूर कर देखा। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन यह मत भूल, वह औरत तुझे भी चैन से जीने नहीं देगी। अरविंद कांप गया। अदालत का माहौल। मुकदमा शुरू हुआ। अदालत में सविता की डायरी सबूत के तौर पर पेश की गई। बूढ़े ड्राइवर ने गवाही दी। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। राघव ने ही धक्का दिया था। हादसा नहीं, हत्या थी। राघव के वकील ने बचाव की कोशिश की। महोदय, इतने साल बाद गवाही देना कोई मायने नहीं रखता। बूढ़े की याददाश्त धोखा भी खा सकती है, और डायरी को कौन साबित करेगा कि यह उसी की है? अरविंद खड़ा हुआ। यह उसकी लिखावट है। मैंने उस घर से निकाली है। इसमें उसके हस्ताक्षर भी हैं। और सबसे बड़ा सबूत है मेरी जिंदगी। वह आत्मा आज भी चैन नहीं पा रही। जब तक न्याय नहीं मिलेगा वह मुझे छोड़ने वाली नहीं। अदालत में सन्नाटा छा गया। आत्मा की उपस्थिति। मुकदमे की अगली तारीख पर जब अदालत में बहस चल रही थी, अचानक बिजली चली गई। कमरा ठंडी हवा से भर गया। लोगों ने चीखते हुए देखा। दीवार पर एक परछाई उभरी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, खून से भरा चेहरा। वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। यह मेरी आवाज है। राघव ने मुझे धक्का दिया था। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे न्याय चाहिए। पूरा अदालत कक्ष स्तब्ध रह गया। कुछ लोग इसे सामूहिक भ्रम कह रहे थे, लेकिन बहुतों ने साफ देखा था। जज की आवाज कांप गई। इतने सबूत और गवाही के बाद अदालत राघव को दोषी ठहराती है। उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। आत्मा की प्रतिक्रिया। उस रात अरविंद ने सपना देखा। सविता उसके सामने थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। अरविंद, तूने मेरा न्याय पूरा किया। अब मैं सचमुच मुक्त हो सकती हूं। अरविंद की आंखों में आंसू थे। अब तो तू हमें छोड़ देगी ना? सविता ने धीमे स्वर में कहा। हां, अब मैं चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना, अगर कहीं कोई और औरत ऐसे धोखे का शिकार होगी तो मेरी आत्मा उसकी पुकार जरूर सुनेगी। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा धुंध में विलीन हो गया। नया सवेरा। सुबह अरविंद उठा तो उसे वर्षों बाद हल्कापन महसूस हुआ। घर में अब ठंडी हवा का बोझ नहीं था। खिड़कियां अपने आप नहीं खुल रही थीं। आयुष भी डरकर आंटी का नाम नहीं ले रहा था। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब वह हमें छोड़ गई। अरविंद ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, शांति मिले तुझे सविता। मगर कुछ दिनों बाद
अरविंद ऑफिस से लौट रहा था। रात गहरी थी। उसने वही सड़क फिर से चुनी, ये सोचकर कि अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वह उस मोड़ पर पहुंचा, हवा का ठंडा झोंका आया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सड़क किनारे वही जगह खाली थी, मगर कानों में धीमी हंसी गूंजी। अरविंद, क्या तुझे लगा मैं सच में चली गई हूं? अरविंद के हाथ से हैंडल फिसल गया। बाइक हिलने लगी और कहानी वहीं एक नए रहस्य की ओर मुड़ गई। अजीब वापसी अदालत के फैसले के बाद सबको लगा था कि अब आत्मा मुक्त हो जाएगी, लेकिन उस रात अरविंद ने जो आवाज सुनी, उसने उसके दिल में फिर से डर भर दिया। अगले दिन ऑफिस में उसके साथी बोले, अरे अरविंद, सुना है उस सड़क पर फिर हादसा हुआ है। एक कार सीधे खाई में गिर गई। अरविंद का माथा ठनका। क्या? फिर वही पुल के पास? हाँ, वही जगह। अरविंद चुप हो गया। उसके दिल में डर था कि कहीं सविता की आत्मा अब भी वहां भटक रही है। गांव वालों की बातें, गांव के लोग अब और भी डरने लगे थे। एक औरत बोली, भाई, अदालत वदालत सब दिखावा है, आत्मा को तो शांति मिली ही नहीं, अब तो वह और गुस्से में है। एक बुजुर्ग ने सिर हिलाया, यह सड़क शापित है, जब तक कोई साधु संत पूजा न करेगा हादसे होते रहेंगे। अरविंद ने दांत भींचे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सबूत दिलवाए, न्याय दिलवाया, फिर यह सब क्यों? सपना या सच? उस रात अरविंद को फिर सपना आया। सविता खड़ी थी, मगर इस बार उसका चेहरा अजीब था, आधा शांत, आधा भयावह। तूने सोचा था कि मेरे दर्द का अंत इतना आसान है? राघव तो सिर्फ एक वजह था, असल कारण इस सड़क की मिट्टी में है। यहां कई और औरतें मरी हैं जिनकी चीखें दबा दी गई। मैं उनमें से सिर्फ एक हूं। अरविंद चीख पड़ा। क्या मतलब? और कितने राज छुपे हैं? सविता की हंसी गूंजी। तुझे सब पता चलेगा, बस चलते रहो इस रास्ते पर। तहकीकात अरविंद ने पुरानी अखबारों और रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि पिछले 30 सालों में उस सड़क पर 25 से ज्यादा हादसे हुए थे और उनमें से आधे में औरतें मरी थीं। कुछ मामलों को एक्सीडेंट कहा गया, कुछ को सुसाइड, लेकिन सब एक ही जगह, पुल के आसपास। अरविंद के होश उड़ गए। मतलब ये सड़क ही अभिशप्त है। तांत्रिक से मुलाकात गांव वालों की सलाह पर अरविंद एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने आंखें बंद करके कहा, यह जगह साधारण नहीं है। यहां की जमीन पर बहुत पुराने समय में औरतों का बलिदान हुआ था। उनकी चीखें आज भी बंधी हुई हैं। जब भी कोई अकेला आता है, आत्माएं उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करती हैं। अरविंद ने घबराकर पूछा, तो सविता भी उन्हीं में से एक है? तांत्रिक ने कहा, हां, वह तेरे सामने आई क्योंकि तू उसका सच सामने लाया। लेकिन अब वह अकेली नहीं रही, अब पूरी टोली तेरे पीछे है। घर में हलचल। इसी बीच घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आयुष रात को नींद में चिल्लाने लगा, मां, आंटी नहीं, अब बहुत सारी आंटियां आ गई हैं। सीमा डर गई। अरविंद, ये सब कब खत्म होगा? अब तो हमारा बच्चा भी परेशान हो गया है। अरविंद का माथा पसीने से भीग गया। मुझे नहीं पता, लेकिन अब यह सिर्फ सविता का मामला नहीं रहा, यह उस पूरी सड़क का राज है। फिर वही पुल। एक रात अरविंद हिम्मत करके अकेले बाइक पर उस सड़क पर गया। पुल पर पहुंचते ही धुंध छा गई। अचानक चारों तरफ औरतों की चीखें गूंजने लगीं। सफेद परछाइयां पानी के ऊपर तैरने लगीं। एक साथ दर्जनों आवाजें आईं, हमें न्याय चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। अरविंद चीख पड़ा, मैं क्या करूं? सब बताओ, वरना मैं भी पागल हो जाऊंगा। तभी सविता की आवाज आई, तुझे हमारी कहानी लिखनी होगी। तुझे सबको बताना होगा कि इस सड़क ने कितनी औरतों का खून पिया है, तभी हमें शांति मिलेगी। लेखक बनना या शिकार? अरविंद अब दुविधा में था। एक तरफ उसका परिवार था जो रोज डर में जी रहा था, दूसरी तरफ ये आत्माएं थीं जो उससे अपनी सच्चाई लिखवाना चाहती थीं। अगर वह लिखे तो क्या लोग सच मानेंगे? अगर न लिखे तो क्या आत्माएं उसे चैन से जीने देंगी? रात के अंधेरे में उसने डायरी खोली और कलम उठाई। शायद यही मेरी किस्मत है, उनकी अधूरी कहानियों का लेखक बनना। कलम अपने आप चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके साथ लिख रहा हो। कहानी जारी। अरविंद अब रोज रात को लिखता। कभी सविता उसके सामने आती, कभी कोई और औरत। सब अपनी मौत की दास्तान सुनाती।
धीरे धीरे उसकी डायरी भरने लगी, लेकिन हर पन्ने के साथ उसका चेहरा और ज्यादा थका हुआ दिखने लगा। सीमा घबराई। तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, यह लिखना बंद करो। अरविंद ने ठंडी सांस ली। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। लिखने की मजबूरी अरविंद हर रात डायरी लेकर बैठ जाता। कलम जैसे अपने आप चलती थी। कभी सविता उसके पास आ बैठती, कभी कोई अनजान औरत जिसकी कहानी उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक रात एक औरत प्रकट हुई, चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। उसने कहा, मैं पायल हूं। मेरे पति ने दहेज के लिए मुझे इसी पुल से धक्का दे दिया। अखबारों में लिखा गया कि मैंने आत्महत्या की। अरविंद के हाथ कांप गए। मतलब यह सड़क सिर्फ हादसों की नहीं, औरतों के अत्याचार की गवाही भी है। पायल ने सिर झुका लिया। लिखो ताकि हमारी चीखें दब न जाएं। सीमा की बेचैनी दिन ब दिन अरविंद का चेहरा बुझता जा रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए। सीमा रोते हुए बोली, अरविंद, ये सब छोड़ दो। तुम्हें देख नहीं पा रही, तुम बीमार हो जाओगे। अरविंद ने ठंडी सांस छोड़ी। अगर मैं रुक गया तो ये सब हमें चैन से जीने नहीं देंगे। मैं मजबूर हूं। आयुष मासूमियत से बोला, पापा, वो आंटियां हर रात आपको बुलाती हैं ना। अरविंद के हाथ से कलम गिर गई। किताब का रूप कुछ महीनों में डायरी भर गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अरविंद ने सोचा, अगर ये कहानियां किताब बनकर दुनिया के सामने आ जाए तो शायद इन आत्माओं को शांति मिले। वह प्रकाशकों से मिलने लगा, लेकिन हर कोई उसकी पांडुलिपि देखकर हंस देता। भूत प्रेत की कहानी, लोग मजाक उड़ाएंगे। अरविंद निराश हो गया। रात को सविता फिर आई। तू कोशिश करता रहे, हमारी सच्चाई बाहर आएगी, तभी हम मुक्त होंगे। रहस्यमय प्रकाशक एक दिन अचानक एक अनजान आदमी उसके घर आया। लंबी दाढ़ी, काला कोट। उसने कहा, मैं निशांत पब्लिकेशन से हूं। तुम्हारी पांडुलिपि हमारे पास पहुंची है, हम इसे छापने के लिए तैयार हैं। अरविंद चौंका, लेकिन मैंने तो इसे आपको नहीं भेजा। आदमी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, कभी कभी कहानियां अपने रास्ते खुद तलाश लेती हैं। अरविंद ने कांपते हाथों से पांडुलिपि उसे सौंप दी। किताब का असर कुछ ही हफ्तों में किताब छपकर बाजार में आ गई। सड़क की चीखें, लोगों ने पहले इसे उपन्यास समझा, लेकिन पढ़ने के बाद कई लोग बोले, ये तो सच लगती है, जैसे हम खुद वो चीखें सुन रहे हों। किताब अचानक मशहूर हो गई। मीडिया ने चर्चा शुरू कर दी। क्या ये सड़क सचमुच शापित है? आत्माओं की प्रतिक्रिया। किताब छपते ही घर का माहौल बदलने लगा। आयुष अब शांति से सोने लगा। खिड़कियां अपने आप नहीं खुलती थीं। ठंडी हवा की जगह हल्की खुशबू आने लगी। सविता ने सपने में कहा, धन्यवाद अरविंद, अब हम में से कई मुक्त हो गए हैं, लेकिन सब नहीं। अरविंद घबरा गया। क्या मतलब? अभी भी कुछ आत्माएं हैं जिन्हें न्याय नहीं मिला, उनका सच किताब में नहीं आया। सड़क का और रहस्य। अरविंद ने फिर तहकीकात शुरू की। इस बार उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तू सच जानना चाहता है? इस सड़क पर कभी औरतों का बलिदान हुआ था। पुराने जमाने में जब पुल बन रहा था तो मजदूरों ने कई औरतों को जिंदा गाड़ दिया था ताकि पुल मजबूत खड़ा रहे। अरविंद सन्न रह गया। मतलब यह अभिशाप सिर्फ हादसों का नहीं, यह तो उस बलिदान का शाप है। नई चुनौती। अब अरविंद समझ गया कि उसकी किताब से कुछ आत्माएं मुक्त हुईं, लेकिन बलिदान में मारी गई औरतों की आत्माएं अब भी वहीं बंधी हैं। वह सोचने लगा, क्या एक और किताब लिखनी होगी या कोई बड़ा यज्ञ करवाना होगा? सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब बहुत हो गया अरविंद, कहीं तुम खुद उस सड़क का हिस्सा ना बन जाओ। लेकिन अरविंद जानता था, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब तक उस बलिदान का सच बाहर नहीं आएगा, तब तक सड़क का श्राप खत्म नहीं होगा। पुल की छाया। किताब की सफलता के बाद लोगों का ध्यान उस सड़क पर और ज्यादा गया। मीडिया वाले कैमरे लेकर वहां पहुंचने लगे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब घट जाता। कभी कैमरे बंद हो जाते, कभी रिपोर्टर बीमार पड़ जाते। अरविंद सोचता, ये आत्माएं अब भी किसी को सच तक पहुंचने नहीं देना चाहती। शायद बलिदान का राज बहुत गहरा है। बुजुर्ग का राज। अरविंद ने फिर उस बुजुर्ग से मुलाकात की जिसने बलिदान की बात कही थी। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा,
वो बलिदान किसी साधारण आदमी ने नहीं करवाया था। पुल का ठेकेदार उस जमाने में बहुत क्रूर था। उसने कहा था कि बिना खून के पुल कभी मजबूत नहीं होगा। इसलिए उसने औरतों को चुन चुनकर बलिदान दिया। उनमें से ज्यादातर गरीब और बेबस थीं। उनके नाम तक इतिहास में दर्ज नहीं हुए। अरविंद की आंखें भर आईं। मतलब वे सब बेगुनाह थीं और उनकी आत्माएं आज भी यहां बंधी हैं। रहस्यमय रात, उस रात अरविंद फिर पुल पर पहुंचा। आसमान काला था, चारों ओर अजीब सी गंध फैली थी। अचानक जमीन हिलने लगी। पुल के नीचे से औरतों की चीखें उठी। दर्जनों परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगी। एक साथ सबने कहा, हमारे नाम लिखो, हमारी कहानियां लिखो, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। अरविंद घुटनों के बल बैठ गया। मैं वादा करता हूं, तुम्हें दुनिया के सामने लाऊंगा। परिवार पर असर घर लौटते ही सीमा ने देखा कि अरविंद के कपड़े मिट्टी और खून से सने थे। अरविंद, तुम पागल हो गए हो। ये सब छोड़ो, ये आत्माएं तुम्हें खा जाएंगी। लेकिन अरविंद ने धीमे स्वर में कहा, सीमा, अगर मैं इन्हें लिखूंगा नहीं तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं जानता हूं अब ये मेरी जिम्मेदारी है। आयुष मासूम आंखों से बोला, पापा, आज रात मैंने बहुत सारी आंटियां देखी। वो कह रही थीं कि आप उनके हीरो हो। अरविंद के दिल में अजीब सा दर्द और गर्व मिला जुला महसूस हुआ। दूसरी किताब, अरविंद ने दूसरी किताब लिखना शुरू किया। पुल की औरतें। इस बार वह सिर्फ हादसों का नहीं बल्कि बलिदान की कहानियों का जिक्र कर रहा था। हर रात आत्माएं उसके पास आकर अपनी कहानी सुनाती। किस तरह उन्हें धोखे से पकड़कर जिंदा गाड़ दिया गया, कैसे उनके बच्चों ने उनकी राह देखी लेकिन कभी उन्हें पाया नहीं। अरविंद रोते हुए लिखता। कलम कभी उसके हाथ से छूट जाती लेकिन अदृश्य हाथ उसे फिर थमा देते। मौत का खेल। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ी, अरविंद की हालत बिगड़ने लगी। कभी वह बुखार में तड़पता, कभी रात को जोर से चीख पड़ता। सीमा बार बार डॉक्टर को बुलाती लेकिन मेडिकल रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती। डॉक्टर ने कहा, इस आदमी पर कोई मानसिक दबाव है, शायद ज्यादा लिखने पढ़ने से। लेकिन सीमा जानती थी कि असली कारण कुछ और है। प्रकाशक की असली पहचान किताब पूरी होने के बाद अरविंद उसी रहस्यमय प्रकाशक के पास पहुंचा। लो, ये दूसरी किताब, इसे भी छाप दो। प्रकाशक ने मुस्कुराकर किताब ली। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अरविंद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम हो कौन? हर कोई मेरी पांडुलिपि ठुकराता है, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे छाप दी। क्यों? आदमी ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं भी उसी श्राप का हिस्सा हूं। मेरा परिवार उन्हीं बलिदान में गिनती गया था। मैं इंसान होकर भी अधूरा रह गया। तुम्हारी किताबें सिर्फ आत्माओं को नहीं, मुझे भी मुक्त कर रही हैं। अरविंद सन्न रह गया। किताब का प्रभाव दूसरी किताब छपते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब सरकार तक को मजबूर होकर उस सड़क की जांच करवानी पड़ी। पुरानी जमीन खोदी गई और सच सामने आया। कई कंकाल जिंदा गाड़े हुए पाए गए। समाचार चैनल चिल्लाने लगे। इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा, पुल की बुनियाद औरतों की लाशों पर रखी गई थी। गांव वालों ने चीखते हुए कहा, हमें इस सड़क का नाम बदलना होगा, हमें यहां पूजा करनी होगी। आत्माओं की रिहाई। उस रात अरविंद ने सपना देखा। सैकड़ों औरतें सफेद कपड़ों में पुल के ऊपर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर अब दर्द नहीं था बल्कि शांति थी। सविता आगे बढ़ी। धन्यवाद अरविंद, तूने हमें आवाज दी, तूने हमें नाम दिया। अब हम आजाद हैं। एक एक करके सब धुंध में विलीन हो गईं। अरविंद के आंसू बह निकले। आखिरकार अब शायद हमें भी चैन मिलेगा। मगर अंत नहीं। सुबह अरविंद उठा तो उसके दरवाजे पर फिर वही काला कोट पहना प्रकाशक खड़ा था। उसने किताब लौटाते हुए कहा, बधाई हो, तुमने इन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन याद रखना, हर सड़क, हर शहर में ऐसी चीखें दबी हैं। तुम्हारी कलम अब रुक नहीं सकती। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये तो बस शुरुआत थी। प्रकाशक की आंखों में चमक थी। हां, अब तुम सिर्फ लेखक नहीं, आत्माओं के इतिहासकार हो। नया बोझ, दूसरी किताब की सफलता और आत्माओं की मुक्ति के बाद कुछ दिन तो घर में सुकून रहा। सीमा को लगा कि अब जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन अरविंद के भीतर कुछ बदल चुका था।
वह अक्सर चुप रहने लगा, जैसे कोई आवाजें फिर उसके कानों में फुसफुसा रही हों। एक रात उसने डायरी खोली तो शब्द अपने आप उतरने लगे। यहां सिर्फ पुल नहीं, यहां से दूर एक पुराना कुआं है जिसमें औरतें डुबोई गई थीं। अरविंद कांप गया। मतलब यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। रहस्यमय पत्र एक सुबह दरवाजे पर लिफाफा पड़ा था। उसमें सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, अगर सच लिखने का साहस है तो अमावस्या की रात पुराने किले में आना। सीमा घबरा कर बोली, अरविंद ये मत करना, अब बहुत हो गया। लेकिन अरविंद जानता था कि वह इससे बच नहीं सकता। किले की दीवारें, अमावस्या की रात वह अकेला पुराने किले में पहुंचा। अंधेरी दीवारें, टूटी खिड़कियां और भीतर से आती ठंडी हवा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटा तो देखा, कई औरतों की परछाइयां दीवार पर छपी थीं। उनकी आवाज गूंजी, हमें भी लिखो, हमें भी मुक्त करो। परिवार पर असर। घर लौटने पर सीमा रो पड़ी। यह सिलसिला कहां खत्म होगा? पहले सड़क, फिर पुल, अब किला। क्या पूरी जिंदगी इसी में गुजर जाएगी? अरविंद ने धीमी आवाज में कहा, शायद यही मेरा भाग्य है, मैं रुक नहीं सकता। आयुष मासूमियत से बोला, पापा अगर आप सबको आजाद कर देंगे तो क्या हम भी चैन से जी पाएंगे? अरविंद ने उसे सीने से लगा लिया। हां बेटा, यही वजह है कि मैं ये सब कर रहा हूं। तीसरी किताब की शुरुआत अरविंद ने लिखना शुरू किया, किले की परछाइयां। इस बार कहानियां और भी डरावनी थी। औरतें बताती कि कैसे उन्हें चुड़ैल कहकर जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। किसी को जादूगरनी समझकर जला दिया गया। हर कहानी खून और अन्याय से भरी थी। अरविंद लिखते लिखते कभी बेहोश हो जाता, कभी खून की उल्टियां करता। लेकिन जैसे ही वह रुकने की कोशिश करता, अदृश्य आवाजें उसे झकझोर देती, हमारी कहानी अधूरी मत छोड़ो। समाज की प्रतिक्रिया पिछली 2 किताबों के बाद अब लोग अरविंद को भूतों का लेखक कहने लगे थे। कुछ लोग उसे पागल कहते, कुछ डरते और दूर भागते। लेकिन बहुत से लोग उसकी किताबें पढ़कर रोते और कहते, ये कहानियां हमें हमारी असली इतिहास से मिला रही हैं। अरविंद को अब समझ आने लगा कि उसकी कलम आत्माओं का हथियार बन चुकी है। सीमा का विद्रोह। एक रात सीमा गुस्से में फट पड़ी, बस करो अरविंद, या तो मैं और आयुष या ये भूत। अरविंद चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। सीमा, काश मैं रुक पाता, लेकिन ये आत्माएं मुझे चैन से बैठने नहीं देती। अगर मैं इन्हें ना लिखूं तो ये हमारे घर पर ही टूट पड़ेंगी। सीमा रोती रही, तुम्हें खो दूंगी अरविंद, लेकिन यह रास्ता तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तीसरी किताब का अंत आखिरकार महीनों की यातना के बाद किले की परछाइयां पूरी हुई। प्रकाशक ने इसे छापा और किताब फिर हिट हो गई। इस बार सरकार ने पुराने किले को ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया और वहां पूजा व अनुष्ठान शुरू कराए। अरविंद को लगा कि आत्माएं अब शांति पाएंगी। और सचमुच एक रात उसने सपना देखा। दीवार में कैद औरतें मुस्कुराते हुए बाहर निकल रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरों पर सुकून था। मगर सफर जारी। सुबह दरवाजे पर फिर एक लिफाफा था। इस बार उसमें लिखा था, अब बारी है नदी की, वहां भी बहुत चीखें दबी हैं। अरविंद ने कागज को हाथ में दबाया और लंबी सांस ली। शायद यह कभी खत्म नहीं होगा। एसएसएनडी का बुलावा। तीसरी किताब के बाद अरविंद ने ठान लिया था कि अब और नहीं। लेकिन लिफाफे में लिखा संदेश उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। नदी में भी चीखें दबी हैं। कई रातों तक उसने उस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन हर बार वही सपना आता। नदी किनारे सफेद कपड़ों में खड़ी औरतें हाथ हिलाकर कहती, आखिरी बार हमारी कहानी भी लिख दो। नदी किनारे का सच। आखिरकार एक शाम वह अकेला नदी किनारे पहुंचा। हवा में सड़ांत थी, पानी काला और स्थिर। जैसे ही उसने किनारे कदम रखा, अचानक पानी उफान मारने लगा। लहरों से चीखें निकलने लगीं। एक औरत की परछाई पानी से उठी और बोली, हमें चुड़ैल कहकर डुबो दिया गया था। हमारे बच्चों ने किनारे पर खड़े होकर हमें तड़पते देखा। हमारा इतिहास मिटा दिया गया। तू हमें फिर से लिख ताकि हमारी आत्माएं बहकर मुक्त हो सकें। अरविंद की आंखें भर आईं। मैं वादा करता हूं। चौथी किताब, नदी की चीखें। वह घर लौटकर लिखने बैठा। इस बार कलम इतनी तेज चल रही थी कि हाथों में छाले पड़ गए।
हर पन्ना खून और आंसुओं की कहानी था। किसी को डुबोया गया क्योंकि वो दहेज नहीं लाई थी, किसी को इसलिए कि वो पढ़ लिखना चाहती थी, किसी को इसलिए कि वो अपने पति से सवाल करती थी। अरविंद लिखते लिखते रोता जाता। कभी पन्नों पर आंसू गिर जाते, कभी स्याही धुंधली पड़ जाती। सीमा का अंतिम विरोध। सीमा अब टूट चुकी थी। अरविंद, ये आखिरी बार है। अगर तुमने इसे पूरा किया तो शायद मैं और आयुष तुम्हें खो देंगे। तुम्हारी जिंदगी अब हमारी नहीं, इन भूतों की हो गई है। अरविंद ने उसे सीने से लगाया और बोला, सीमा, ये आखिरी है। मैं वादा करता हूं, इसके बाद सब खत्म। लेकिन भीतर से वह जानता था कि उसका अंत करीब है। अंतिम सपना किताब पूरी होने की रात उसने सपना देखा। सड़क, पुल, किला और नदी, चारों जगह की आत्माएं एक साथ उसके सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे शांत थे। सविता आगे बढ़ी और बोली, अरविंद, तूने हमें नाम दिया, हमें इतिहास लौटाया। अब हम आजाद हैं। लेकिन तू भी अब इंसानों की दुनिया में नहीं रह पाएगा। तेरी आत्मा अब हमारी तरह इस इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। अरविंद मुस्कुराया। अगर मेरी कलम से तुम्हें मुक्ति मिली तो यही मेरा सौभाग्य है। किताब का असर, नदी की चीखें छपते ही पूरे देश में हलचल मच गई। सरकार ने नदियों के किनारे खुदाई करवाई, कई कंकाल मिले। समाज चौंक गया कि औरतों को सचमुच झूठे आरोप लगाकर डुबोया जाता था। लोग अरविंद को महान लेखक कहने लगे। कोई उसे आत्माओं का इतिहासकार कहता तो कोई श्रापित लेखक। लेकिन अरविंद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अंतिम क्षण, एक रात सीमा ने देखा कि अरविंद मेज पर झुका हुआ है। कलम हाथ में थी, लेकिन सांसें थम चुकी थीं। पन्ने पर आखिरी लाइन लिखी थी, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी कलम उन सब की रहेगी जिनकी आवाजें दबा दी गईं। सीमा जोर से रो पड़ी। आयुष ने पिता का ठंडा हाथ पकड़कर कहा, पापा अब भूतों के साथ चले गए। अंत के बाद अगली सुबह अखबार में खबर छपी, प्रसिद्ध लेखक अरविंद की रहस्यमय मौत। लेकिन उनकी किताबों ने समाज का काला सच उजागर कर दिया। सीमा और आयुष ने किताबों को संभाल कर रखा, लेकिन अक्सर घर में पन्ने अपने आप खुल जाते, जैसे अरविंद अब भी वहीं मौजूद हो। लोग कहते हैं, जब भी कोई उस सड़क पर जाता है तो दूर से अरविंद की परछाई दिखती है। कंधे पर बैग, हाथ में डायरी और आंखों में वही बेचैनी कि कहीं कोई आवाज छूट न जाए। समापन, सड़क का भूत सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं रही, वह एक लेखक की यात्रा थी जो इंसानों के बीच रहते हुए भी आत्माओं का साथी बन गया। उसने भूतों को इतिहास दिया और खुद इतिहास का हिस्सा बन गया।